अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने जा रहे हैं जो आजकल बहुत ही ज्यादा चल रही है। शायद आपने एप्स्टीन फाइल का नाम जरूर सुना होगा। क्यों, एप्स्टीन फाइल में क्या है और आपको उसमें क्या मिला, आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया जाएगा कि उस एप्स्टीन फाइल में क्या था और उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ कहानियां इसलिए नहीं छुपाई जाती क्योंकि वे झूठी होती हैं। कुछ कहानियां इसलिए छुपाती हैं क्योंकि वे असहज होती है। वे सवाल पूछती हैं, वे ताकत को असहज करती हैं, वे सिस्टम से जवाब मांगती हैं। और हर सिस्टम को सवाल पसंद नहीं होते। यह कहानी भी वैसी ही है, मगर यह झूठी नहीं, यह एकदम रियल है। यह किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं, या किसी एक अपराध की कहानी नहीं, यह एक ऐसे तंत्र की कहानी है जहाँ ताकत, पैसा और चुप्पी एक साथ चाल चलती है। यह कहानी अफवाहों से शुरू नहीं होती, यह कहानी दस्तावेजों से शुरू होती है। दस्तावेज जो बंद फाइलों में रखे गए, दस्तावेज जो काले कर दिए गए, दस्तावेज जो सार्वजनिक तो हुए लेकिन पूरे नहीं। रिकॉर्ड्स, सरकारी फाइल्स, कोर्ट के कागज, ईमेल्स, यात्रा लोग्स, हर पन्ना कुछ कहता है और हर काला किया गया हिस्सा कुछ छुपाता है। एक आदमी था, असाधारण रूप से अमीर बन गया। वह भी उस दुनिया में जहाँ सिर्फ पैसा काफी नहीं होता, जहाँ पहचान, संपर्क और पहुंच सबसे बड़ी मुद्रा होती है। वह फाइनेंशियल मैनेजर था, इन्वेस्टर था और एक ऐसा नेटवर्क जिसके संपर्क राजनीति, व्यापार और सत्ता तीनों से जुड़ा हुआ था। उसकी जिंदगी बाहर से देखने पर किसी सपने जैसी लगती थी, किसी जेट, समुद्र के बीच निजी द्वीप, महंगे घर और ऐसी पार्टियां जहां दुनिया के प्रभावशाली लोग आते जाते थे। सब कुछ वैसा ही था। दूर से वो द्वीप लगता था, किसी जन्नत से कम नहीं लगता था। जैसा अमीरी की कहानियों में दिखाते हैं, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पक्ष भी होता है और यही वह पक्ष है जिसने इस कहानी को बदल के रख दिया। साल 2000 के दशक में शुरुआत में पहली बार गंभीर आरोप सामने आए। ये आरोप साधारण नहीं थे, ये ऐसे आरोप थे जिन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता था। कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई, जांच शुरू हुई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। अनएक्सपेक्टेड हो गया। एक समझौता, कानूनी भाषा में प्ली डील। इस डील के तहत सजा कम हो गई, जेल का समय सीमित हो गया और कई गंभीर आरोप प्रक्रिया से बाहर दिए गए। अरे आप इसका नाम जानते हैं? इस सबका कारण कौन था? उसका नाम था, एक अमेरिका का रहने वाला, उसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। यहाँ से सवाल उठने शुरू हुए, इतनी रियायत क्यों, इतनी नरमी क्यों और किसके लिए? क्योंकि वही सिस्टम जो आम लोगों के लिए कठोर दिखता है, यहाँ अचानक लचीला हो गया। क्या कानून सबके लिए बराबर होता है या बराबरी सिर्फ किताबों में होती है? समय बीतता गया, मामला दबा दिया गया और जिंदगी आगे बढ़ती रही, लेकिन फाइलें बंद होने का मतलब सच का खत्म होना नहीं होता। धीरे धीरे कुछ रिकॉर्ड्स सामने आए, यात्रा लॉग्स, कॉल रिकॉर्ड्स, संपर्क सूची। इन दस्तावेजों में कई नाम दिखाई दिए जो बड़े बड़े लोगों के थे, बड़े बड़े बिलियनियर्स थे। राजनीति से जुड़े नाम, व्यापारी जगत के नाम, प्रभावशाली और ताकतवर लोगों के नाम। यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है, किसी का नाम किसी दस्तावेज में होना अपने आप में अपराध का सबूत नहीं होता। लेकिन सवाल फिर भी जरूरी था, इतने नाम क्यों, इतनी गोपनीयत क्यों और इतनी देर से क्यों? क्यों हर बार कुछ हिस्से काले दिए गए? उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम थे, जैसे कि एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप और कई बड़े बड़े बिलियनर्स जिनके नाम उस एप्स्टीन फाइल में आए।
जो लोगों के सामने दिखावा करते थे मानवता के, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट, वो सब भी उस एप्स्टीन फाइल में थे, जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। माइकल जैक्सन तक का भी उस एप्स्टीन फाइल में नाम था। और ये कार्यक्रम लगभग 30 साल तक चलता रहा। उसमें छोटी छोटी बच्चियों का सौदा होता था। उसमें कई लोग थे, लेबनान के, कतर के, सऊदी अरबिया के और कई बड़े बड़े देशों के जो प्रेसिडेंट थे वो भी इसमें शामिल थे। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो भी उस चीज गंदे काम में शामिल हो, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो गंदे काम ना करे हो। तो उसमें उस एप्स्टीन फाइल्स में ऐसा बताया गया है कि उसमें छोटे छोटे बच्चियों को साथ गलत काम होते थे। 13 से 14 साल की लगभग ज्यादातर बच्चियां होती थी। और उसके बाद तो सुना कोई बाला नाम का कोई एक शैतान, जिसके उसमें उस एप्स्टीन में एक गुम्बद टाइप का बना था, उसके अंदर उसकी पूजा की जाती थी और वहां पर बच्चियों का मीट खाया जाता था। ये सुनने में कितना अजीब लगता है कि कोई किसी इंसान का गोश्त कैसे खा सकता है। मीडिया की भूमिका यहाँ बेहद अहम हो जाती है। कुछ पत्रकारों ने इस कहानी पर काम किया, कुछ ने सवाल पूछे, कुछ ने सबूत खोजे, लेकिन बाद में कई पत्रकारों ने स्वीकार किया कि हर स्टोरी प्रकाशित नहीं हो पाई। कुछ रिपोर्ट्स रोकी गई, कुछ लेख बदले गए और कुछ सवाल पूछे ही नहीं गए। कारण अलग अलग बताए गए, कभी कानून दबाव, कभी कॉर्पोरेट दबाव और कभी सीधे सीधे डर। क्योंकि ताकत सिर्फ अदालतों में नहीं होती, वह मीडिया में भी होती है, वह विज्ञापनों में भी होती है और वह चुप्पी में भी होती है। फिर साल 2019 में एक बार फिर इस कहानी ने करवट ली। गिरफ्तारी, लगा कि अब शायद पूरी सच्चाई सामने आएगी, लगा कि अब दस्तावेज बोलेंगे, गवाह बोलेंगे और सिस्टम जवाब देंगे। लेकिन फिर ऐसी एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। जेल में मौत, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या, लेकिन उसी रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया कि निगरानी में कई गंभीर चूक हुई। कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड मौजूद नहीं थे, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। यहीं से दुनिया दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा सरकारी रिपोर्ट पर भरोसा करता है, दूसरा हिस्सा सवाल पूछता है। और सवाल पूछना किसी भी लोकतंत्र में गलत नहीं होता। इसके बदले जो सामने आया उसे कहा गया एप्स्टीन फाइल्स, लेकिन यह कोई एक फाइल नहीं थी, यह हजारों दस्तावेज थे, कोर्ट रिकॉर्ड्स, ईमेल, संवाद, गवाहों के बयान, यात्रा से जुड़े रिकॉर्ड्स, सरकारी जांच से जुड़े कागज। इनमें से कई दस्तावेज सार्वजनिक किए गए, लेकिन भारी मात्रा में रेडेक्शन के साथ नाम हटा दिए गए, तारीखें छुपा दी गई, संदर्भ काट दिए गए, काली स्याही हर जगह थी। सरकार का तर्क था रेडेक्शन जरूरी है ताकि निर्दोष लोगों को नुकसान न पहुंचे। यह तर्क अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन सवाल फिर भी बना रहा, अगर इतना कुछ काला कर दिया गया तो जनता असल में देख क्या रही है। जब ये दस्तावेज सामने आए, सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया। हर कोई अपनी व्याख्या करने लगा। कुछ ने बिना सबूत आरोप लगाए, कुछ ने अधूरी जानकारी को पूरा सच बना दिया और कुछ ने जानबूझकर भ्रम फैलाया। इससे एक नई समस्या पैदा हुई और सच और झूठ आपस में घुलने लगे। अब इसमें यह नहीं समझ में आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ है, लेकिन एक बात तो साफ थी कि उसमें छोटी छोटी बच्चियों के रेप होते थे और उसमें बहुत ज्यादा रेपिस्ट थे जो बड़े बड़े बिलियनर्स थे, जो अपने आप को बहुत ही मानवता के रूप में सब लोग बताते हैं कि वो मानवता की एक मिसाल है, मगर वो भी ब्लैक होल में घुसे होंगे, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। यह वायरल पोस्ट सच नहीं थी और हर खामोशी झूठ नहीं थी। यह मामला मीडिया साक्षरता का भी बन गया। इस पूरी कहानी में एक बात अक्सर पीछे छूट जाती है, पीड़ित वे लोग जिनकी जिंदगी इन घटनाओं से हमेशा के लिए बदल गई। उनकी कहानियां कागजों में सिमट गई, उनकी आवाज शोर में दब गई। लेकिन यह याद रखना जरूरी है,
हर फाइल किसी इंसान की जिंदगी से जुड़ी होती है। यह सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, यह मानवीय मामला है। कुछ सच हमेशा दस्तावेजों में बंद रहते हैं, कुछ सच उन लोगों के साथ चले जाते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, और कुछ सच शायद कभी सामने आएंगे ही नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सवाल पूछना बंद कर दिया जाएगा। पारदर्शिता मांगना किसी व्यवस्था को कमजोर नहीं करता, उसे बेहतर बनाता है। यह कहानी डर पैदा करने के लिए नहीं है, यह कहानी जगाने के लिए है, यह याद दिलाने के लिए है कि ताकत को जवाबदेह होना चाहिए, कि सिस्टम सवालों से डरना नहीं चाहिए, और कि इंसाफ सिर्फ एक फैसला नहीं है बल्कि पूरी प्रक्रिया है। यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई, और शायद यही इसका सबसे बड़ा सच है। जब तक सवाल जिंदा है तब तक उम्मीद भी जिंदा है। तब तक के लिए चलते हैं और अगली वीडियो में बताएंगे कि उसमें मोदी जी का एप्स्टीन फाइल में नाम क्यों आया, क्यों मोदी जी का एप्स्टीन फाइल्स में नाम क्यों आया। इस पर एक पूरी वीडियो बनाएंगे, आप लोग जरूर देखिएगा।